दोस्तों, हमारे जेवीआर क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट फर्स्ट के बारे में एक्सप्लेन करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत अच्छा पॉइंट है स्थिर वैद्युतिकी, और स्थिर वैद्युतिकी के अंदर पहला पॉइंट आपका है विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, ईसा के 600 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने यह ज्ञात किया कि यदि अंबर नामक पदार्थ को ऊन के साथ रगड़ा जाए या उसका घर्षण किया जाए तो यह हल्की वस्तुएं जैसे कागज, कोमा, रुई तथा लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों आदि को आकर्षित करने लगता है। इस क्रांतिकारी गुण को लगभग 2200 वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। सन 1600 में अंग्रेज वैज्ञानिक गिलबर्ट ने यह बताया कि यह अद्भुत गुण केवल अंबर में ही नहीं पाया जाता, बल्कि बहुत यानी लगभग सभी ऐसे पदार्थ है जो थोड़ा अधिक मात्रा में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ तथा एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रब कर दिया जाए, मतलब घर्षण कर दिया जाए, तो यह भी हल्की वस्तुओं को मतलब कागज के टुकड़े, रुई तथा तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। चूंकि ग्रीक भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ग्रीक भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, अतः इस अद्भुत गुण को इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत की संख्या दी गई है। यानी हम क्या कह सकते हैं, विद्युत कहते हैं। ये जो पदार्थों में गुण आ रहा है घर्षण के कारण हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का, इस गुण का नाम है विद्युत। विद्युत क्या होता है इसके बारे में हम जैसे एग्जाम में आवे तो क्या डेफिनेशन लिखें उसके बारे में। विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये नामांकन सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने दिया था। रगड़ने से उत्पन्न होने वाले आवेश को या रगड़ने से उत्पन्न होने वाली विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। जिन वस्तुओं में हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है उन्हें आवेशित पदार्थ कहते हैं, और अन्य सभी पदार्थों को अनावेशित पदार्थ कहा जाता है। ठीक है। यदि वस्तु में उत्पन्न विद्युत को अन्य वस्तुओं में प्रवाहित न होने दिया जाए तो इस प्रकार के विद्युत को स्थिर विद्युत कहते हैं। विद्युत की वह शाखा जिसमें विराम अवस्था में रहने वाले आवेशों से आवेशित वस्तुओं के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता हो उसे हम स्थिर विद्युत विज्ञान कहते हैं। मतलब ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो शाखा है इसके अंदर हम स्थिर आवेशों के बारे में चर्चा करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों एवं विभवों के विषय में अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद विद्युत आवेश के बाद आपका है आवेशों की प्रकृति। आवेशों की प्रकृति
देखिए, इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांच की छड़ लेते हैं और इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं और रगड़ने से इस पर आवेश आ जाता है। अब दूसरी कांच की छड़ लेते हैं, ये एक दूसरी कांच की छड़ है, इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, इस पर भी आवेश आ जाता है। दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ने के कारण छड़ों पर एक जैसा आवेश विद्यमान हो जाता है। अब इस लटकी हुई कांच की छड़ के पास इस दूसरी कांच की छड़ को जैसे ही लेकर के आते हैं तो ये लटकी कांच की छड़ इस छड़ से दूर हटती है, अर्थात प्रतिकर्षित होती है। इसे हम प्रतिकर्षण कहते हैं। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं और इसको भी हम लटका देते हैं और इसे बिल्ली की खाल के द्वारा घर्षण करते हैं। तो घर्षण करने की वजह से इस पर भी आवेश आ जाता है। और अब हम क्या करते हैं, इस छड़ के पास एक दूसरी एबोनाइट की छड़ लेते हैं, जिसको भी हम क्या करते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस लटकी हुई एबोनाइट की छड़ के समीप दूसरी एबोनाइट की छड़ जैसे ही लेकर के आते हैं, ये भी सेम इनकी तरह दूर हटती है, अर्थात प्रतिकर्षित होती है। ये प्रतिकर्षित होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम देखते हैं कांच कांच की छड़ पर और एबोनाइट एबोनाइट की छड़ पर देखा जाए तो दोनों के बीच में एक तरह का प्रोसेस देखा गया कि इन पर जो आवेश आया वो समान आवेश है यहां वाले में और इस वाले में, और इनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। इसी तरीके से हम आगे इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, एक कांच की छड़ लेते हैं जो लटकी हुई है, उसको रेशम के कपड़े से आप रगड़ते हैं तो इस पर चार्ज जनरेट हो जाता है और इस लटकी हुई कांच की छड़ के पास एबोनाइट की छड़, जिसको हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, लेकर के आते हैं। तो जैसे इसको पास लेकर के आते हैं, ये छड़ इसकी ओर मूव करती है, मतलब पास में आती है। इसका मतलब यहां जो हो रहा है वो आकर्षण हो रहा है। इस बात से एक बात क्लियर हो जाती है कि दोनों छड़ों पर जो आवेश है वो एक जैसा आवेश नहीं है। मतलब जो कांच की छड़ पर आवेश है वो एबोनाइट की छड़ पर आवेश नहीं है। और जो इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश दो तरह के होते हैं। आवेश दो तरह के होते हैं। एक आवेश वह जो कांच की छड़ पर रेशम के कपड़े से रगड़ने के कारण उत्पन्न हुआ, और दूसरा आवेश वह जो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उत्पन्न हुआ। आ रही बात समझ में? इन आवेशों की प्रकृति के बारे में सबसे पहले अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखने वाली बात है। आवेशों की प्रकृति के बारे में सबसे पहले सन 1750 में अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। और इन प्रयोग से, जो हमने ये प्रयोग पढ़ा है, इस प्रयोग से ये स्पष्ट हो जाता है कि समान प्रकृति के जो आवेश है, मतलब ये समान है, समान प्रकृति के आवेश है, ये समान है, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। रिपल्सन फोर्स वर्क कर रहा होता है इनके बीच में। और विपरीत प्रकृति के आवेश, मतलब कांच की छड़ पर अलग है, एबोनाइट की छड़ पर अलग है, तो विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रयोग से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। नंबर 1 बात करते हैं, कांच की छड़ कोमा एबोनाइट की छड़ आदि
वस्तुएं रगड़ने पर आवेशित होती है। मतलब इन पर आवेश कब उत्पन्न हुआ? रगड़ने के कारण उत्पन्न हुआ। दूसरी बात, आवेशित कांच की छड़ एवं एबोनाइट की छड़ पर आवेशों की प्रकृति भिन्न होती है। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस कथन को विद्युत स्थितिकी का मूल सिद्धांत कहा जाता है। मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं तो दो वस्तुएं हैं आपस में घर्षण से उत्पन्न आवेश, यानी दो वस्तुओं पर घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश परिमाण में समान है। मतलब जैसे ये आपकी कांच की छड़ है और दूसरा हमने इसको किससे रगड़ा? रेशम के कपड़े से। तो कांच की छड़ पर जितना आवेश मान लीजिए आ रहा है, कपड़े पर भी उतना ही परिमाण का आवेश आ रहा है, लेकिन दोनों की प्रकृति देखी जाएगी, वो कैसी रहेगी? विपरीत। मतलब कांच की छड़ पर यदि प्लस आवेश आएगा तो एबोनाइट की छड़ पर, सॉरी उसको हम क्या बोलते हैं, रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आएगा। मतलब दोनों पर एक दूसरे के बराबर परिमाण एवं विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। ठीक है, क्योंकि आवेशन के बाद यदि इन वस्तुओं को वापस संपर्क में लाया जाए तो ये एक दूसरे को अनावेशित कर देती है। जैसे हम बात करते हैं धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, तो धनात्मक आवेश कांच की छड़ पर होगा जब उसे किसी वस्त्र से रगड़ा जाएगा, या हम कह सकते हैं रेशम के कपड़े से रगड़ा जाएगा, तो कांच की छड़ पर धनावेश आएगा, रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आएगा। इसी प्रकार ऊनी वस्त्र को अंबर या रबड़ की छड़ से रगड़ा जाएगा तो ऊनी वस्त्र पर धनावेश आएगा, और जो आपका रबड़ या अंबर है उस पर ऋण आवेश आएगा। इसी तरीके से नायलॉन पर धनावेश आएगा तथा प्लास्टिक की सीट पर ऋणावेश आएगा यदि इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं कंघे को बार बार सूखे बालों के अंदर घुमाते हैं, तो घुमाते कंघे और बालों के बीच में पर्याप्त मात्रा में घर्षण होता है। इस कंडीशन में सूखे बालों पर धनावेश आएगा और कंघे पर ऋणावेश आएगा। ये आपका इनसे निकलने वाले निष्कर्ष आपके सामने हो रहे हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इसका जो फीचर है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह गुण जो दो आवेशों में भेद करता है। वह गुण जो दो आवेशों में भेद करता है आवेश की ध्रुवता कहलाती है। पूछा जाता है व्हाट इज क्वालिटी ऑफ चार्ज, मतलब वह गुण, आवेशों का ही गुण होता है, वह गुण जो दो आवेशों में भेद करता है आवेशों की ध्रुवता कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट जब हम चर्चा करते हैं इस कॉन्क्लूजन से, इसका निष्कर्ष जो है इससे, जब किसी वस्तु पर आवेश होता है तो उसे विद्युतमय वस्तु कहते हैं। जब किसी वस्तु पर आवेश होता है तो उसे हम विद्युतमय वस्तु कहते हैं, तथा और जब उस पर कोई आवेश नहीं होता है तो उसे हम अनावेशित वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है, अचालक वस्तु के जितने भाग को रगड़ा जाता है, अचालक वस्तु के जितने भाग को रगड़ा जाता है केवल उस भाग पे ही आवेश होता है और ये आवेश वस्तु के दूसरे भागों पर स्थानांतरित नहीं होता। ध्यान देने वाली बात है,
कोई भी अचालक वस्तु के जिस भाग को आप रगड़ेंगे उसी भाग पर आवेश जनरेट होगा और ये जनरेट हुआ हुआ आवेश अन्य जो आपका पार्ट है उस पर स्थानांतरित नहीं होता है। मतलब आपके सामने आवेशों की प्रकृति के जो एक्सपेरिमेंट था, इसका जो कॉन्क्लूजन या निष्कर्ष जो निकल रहा है उसके पॉइंट्स मैंने आपको एक एक बताए हैं। अब हम बात करते हैं आवेशन की जो विधियां हैं, उसमें सबसे पहला है घर्षण द्वारा आवेशन, यानी किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, घर्षण करके उसका या रगड़ करके हम आवेशित कर सकते हैं। देखिए दो उचित पदार्थों को उचित दशाओं में रगड़ने या घर्षण से उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। पदार्थ को जब रगड़ा जाता है तो वह विद्युतकृत हो जाते हैं एवं इनमें से एक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है। जिस तरीके से हमने यहां देखा, कांच की छड़ थी, रेशम के कपड़े के साथ हमने इसका घर्षण किया तो कांच की छड़ पर धनावेश आया और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आया। इसका मीनिंग ये है कि कांच की छड़ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इसका मतलब जितना कांच की छड़ पर प्लस आएगा, रेशम के कपड़े पर उतना ही ऋणावेश आएगा। इसी तरीके से आबनूस की छड़ या एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से जब रगड़ा गया तो ये देखा गया कि आबनूस की छड़ ऋणावेशित होती है। इसका मतलब इस छड़ पर ऋणावेश होने का कारण है कि ये बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है और बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है। मतलब पूरी चीजें ये निकल करके ये आ रही है कि किसी वस्तु का आवेशित होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है या फिर त्याग रही है। यदि वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वह धनावेशित होती है और इलेक्ट्रॉनों का यदि त्याग करती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो वह ऋणावेशित होती है और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है तो वह धनावेशित होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना धनावेशन का कारण है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ऋणावेशन का कारण होता है। हम ये कह सकते हैं जैसे कांच की छड़ एक और लेते हैं प्लस होता है, रेशमी कपड़ा लेते हैं माइनस होता है, बिल्ली की खाल द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, प्लास्टिक की छड़ एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश और बिल्ली की खाल पर धनावेश, ऊनी कपड़ा धनावेश, अंबर एबोनाइट प्लास्टिक रबर इन सब पर क्या रहेगा, ऊन से रगड़ने पर ऋणावेश रहेगा। तो आवेशन की पहली विधि कौन सी है, घर्षण। मतलब घर्षण द्वारा किसी वस्तु पर हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो है चालन द्वारा आवेशन। किसके द्वारा, चालन द्वारा आवेशन। मान लीजिए कोई एक धनावेशित वस्तु है जिस पर पहले से कोई आवेश विद्यमान है और दूसरी आपकी अनावेशित वस्तु है जो जिस पर आवेश विद्यमान नहीं है। डायग्राम बनाता हूं, देखिए ये आपके सामने कोई एक वस्तु है और ये कुचालक स्टैंड पर लगी हुई है। कुचालक स्टैंड पर इसलिए लगाया है ताकि जितना भी आवेश हो इस वस्तु का भू संपर्कित नहीं होने की वजह से जमीन में नहीं चला जाए। इसी तरीके से दूसरी वस्तु है ये वाली, और इसको भी हम क्या करते हैं, कुचालक स्टैंड पर लगा देते हैं। इस पर मान लीजिए प्लस आवेश है वस्तु पर और ये है अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है और ये आपकी आवेशित वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं।
ये मान लीजिए हमने संपर्क में लाया, स्टैंड इनके स्टैंड है ही इस तरीके से, और आपस में इनको हमने टच करवा दिया। टच करवाने की वजह से अब वस्तु, जो आवेशित वस्तु है और जो अनावेशित वस्तु है, इनके आवेशों का स्थानांतरण इस तरीके से हो जाता है। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि इस वस्तु पर अनावेशित है तो आवेश का प्रवाह उच्च, ज्यादा आवेश वाली वस्तु से कम आवेश वाली वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। और दोनों को यदि आप पृथक करेंगे तो पृथक करने के बाद भी दोनों पर आवेश जो रहने वाला है, जैसे इस पर और इस पर, तो इस तरीके से ये वस्तुएं क्या होगी, आपस में हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में ला करके हम आवेश इन पर जनरेट कर सकते हैं। यानी संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सीधे आवेश स्थानांतरण को संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। हमने किया क्या, आपस में इनको संपर्क करवाया, तो संपर्क करवाने से क्या हुआ, संपर्क द्वारा आवेशन हो गया। ठीक है, जब किसी चालक वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। नोट, ध्यान रखने वाली बातें हैं। जब किसी, ध्यान रखना मेरी बात ध्यान से, किसी चालक वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है, क्योंकि उस चालक को इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पड़ता है। आ रही है बात समझ में? यदि कोई चालक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो वो धनावेशित हो जाएगा। और आपको भी पता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 into 10 to power -31 kg। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सब ध्यान रखने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। मान लीजिए किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, उसको हम धनावेशित कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी। यदि वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उसके द्रव्यमान में 9.1 into 10 to power -31 kg द्रव्यमान का की कमी होगी। मतलब इतना द्रव्यमान वस्तुओं के बीच स्थानांतरण होगा। दूसरी बात, जब किसी चालक को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, क्योंकि वह चालक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसका द्रव्यमान इतना बढ़ जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की विधि के अंदर वस्तुओं के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। या तो वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है या फिर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। ध्यान से सुनने वाली बात, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस नियम को केवेंडिश का स्थिर वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का नियम कहते हैं। आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंध होता है। ध्यान रखना, किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कि वस्तु आवेशित है या अनावेशित है, तो इसके लिए प्रतिकर्षण विधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक वस्तु आवेशित है और एक वस्तु अनावेशित है, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो दोनों के बीच में आकर्षण बल काम करेगा। यदि दो वस्तुएं, एक धनावेश से आवेशित है और एक ऋणावेश से आवेशित है, तो भी दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण बल काम करेगा। और एक आवेशित है एक अनावेशित है तो भी आकर्षण बल काम करेगा। लेकिन दोनों वस्तुओं पर एक जैसा आवेश विद्यमान है तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का यदि पता लगाना है तो प्रतिकर्षण विधि है वो सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद पहला जो विधि था आपका घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा जो विधि था चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा है स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा? स्थिर वैद्युत, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये है, देखिए जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु को स्पर्श किए बिना आवेशित करने की इस विधि को हम स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए एक वस्तु है आपकी और इसको हमने कुचालक स्टैंड पर लगाया, ये लगा दिया, और दूसरी वस्तु है, ये आपकी वस्तु है, और इसको हम क्या करते हैं, एक आवेशित छड़ इसके समीप लेकर के आते हैं। मान लीजिए इस पर आवेश है आपका प्लस आवेश, तो जैसे ही ये तो आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है, इसके जैसे ही पास लेकर के आएंगे तो पास लाने के कारण इसकी पास वाली जो सतह है इस पर तो ऋण प्रकृति का आवेश आएगा, और जो दूर वाली सतह है इस पर धन प्रकृति का आवेश आएगा। जितना यहां पर माइनस आएगा उतना इस पर प्लस आ जाएगा। इसको तो बोलते हैं प्रेरक, ये तो प्रेरक है, और ये आपका है प्रेरित, मतलब इस पर आवेश उत्पन्न करना होता है, और ये आपकी आवेशित वस्तु है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही आगे नेक्स्ट स्टेप इसको आगे बढ़ाते हैं, हम ये वाली जो आपकी छड़ है इसको ठीक इसी प्रकार रखते हैं, और ये आपकी अनावेशित वस्तु है, ये देख स्टैंड पे लगा रखी है, कुचालक स्टैंड में, तो यहां माइनस आपका है, और ये जो प्लस है इसको मैं क्या करता हूं, ग्राउंड कर देता हूं, मतलब भू संपर्कित, जिसको आप अर्थिंग बोलते हैं। जैसे ही मैंने भू संपर्कित किया, ये पूरा का पूरा जो आवेश है आपका धनावेश वो जमीन में चला गया, केवल यहाँ माइनस आवेश इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ विद्यमान है। देखिए यहाँ प्लस है, हमने ये पढ़ा था प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण काम करेगा, तो जैसे ही यहाँ प्लस लिया, प्लस आवेश दूर वाली सतह पे आ गया और माइनस आवेश पास वाली सतह पे आ गया। इन दोनों के बीच आकर्षण बल, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल, इसलिए जैसे ही प्रतिकर्षित होगा भू संपर्कित करूंगा, जमीन में चला जाएगा, और जैसे ही मैं इस रोड को दूर लेकर के जाऊंगा छड़ को, ये आवेश यूनिफॉर्मली रूप से इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब एक समान रूप से इस पर वितरित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप देखते हैं इस वस्तु पर प्लस आवेश था और इस वस्तु पर माइनस आवेश है, तो हुआ क्या है, प्रेरण विधि के अंदर वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जाता है। मतलब जब किसी अनावेशित वस्तु के समीप किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है, तो आवेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। इस घटना को हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत प्रेरण। स्थिर वैद्युत प्रेरण में ध्यान रखने वाली बात है, आवेशित वस्तु जो है उस प्रेरण में ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसकी विशेषताओं के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिएगा, यानी एक होता है प्रेरक वस्तु, एक होती है प्रेरित वस्तु। जिसको आवेशित करना होता है उसको हम बोलते हैं प्रेरित वस्तु, और जो आवेशित होती है उसको बोलते हैं हम प्रेरक वस्तु। प्रेरित वस्तु पर उत्पन्न आवेश प्रेरक वस्तु के आवेश के बराबर या इससे कम होता है। मतलब जो अनावेशित वस्तु है उसको जब आप आवेशित करेंगे तो इस पर आवेश की मात्रा इसके प्रेरक के बराबर भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। हर ये बात समझ में। लेकिन प्रकृति जो आवेशों की रहेगी
वो विपरीत रहेगी। जैसे इस पर प्लस है, इस पर माइनस आया, यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस आता। जिस हिसाब से आपसे पूछे कि किसी वस्तु को बिना स्पर्श के आप धनावेश कैसे कर सकते हैं, तो आपको प्रेरक पर ऋणावेश लेकर के चलना पड़ेगा, तब इस पर धनावेश आएगा। या ऋणावेश सिर्फ कैसे कर सकते हैं, तो फिर आप धनावेश लेकर के चलेंगे, इस पर ऋणावेश आएगा। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये बताया मैंने कि प्रेरित वस्तु पर आवेश प्रेरक वस्तु के बराबर या इससे कम होता है, लेकिन आवेश की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होगी। धातुओं के अंदर जो धातु होते हैं उनके अंदर प्रेरित वस्तु और प्रेरक वस्तु पर आवेश की मात्राएं एक समान होती है। इस प्रक्रिया के अंदर ध्यान से सुनने वाली बात है, इस प्रक्रिया के अंदर प्रेरक वस्तु के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि इसके विभव के मान में कमी हो जाती है। यानी प्रेरक वस्तु के विभव के मान में कमी हो जाती है। दूसरी बात, प्रेरक वस्तु का आवेश मान लीजिए Q है और प्रेरित वस्तु का आवेश Q डैश है, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है Q डैश इक्वल टू माइनस Q ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। ये ध्यान रखने वाली बात है। देखिए नेगेटिव सिंबल इन दोनों के विपरीत नेचर को रिप्रेजेंट करता है। एप्सिलॉन r जो होता है उसको हम बोलते हैं माध्यम का पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है। जैसे धातुओं के लिए, धातु की बात करता हूं, धातुओं के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो 1/अनंत को 0 बोलते हैं, तो Q डैश इक्वल टू माइनस Q। मैंने बोला था ना कि प्रेरित आवेश का मान प्रेरक आवेश के बराबर हो सकता है, कब? जब प्रेरक और प्रेरित दोनों क्या हो? धातु हो, तो दोनों की प्रकृति आवेश की रहेगी एक दूसरे के विपरीत, लेकिन परिमाण रहेगा बराबर। चालन विधि में ध्यान रखने वाली बात यह है कि चालन विधि में जो आवेशित वस्तु है और अनावेशित वस्तु है, दोनों के बीच आवेश चल करके आता है, इस वजह से चालक वस्तु के आवेश में कमी आती है। धन्यवाद।